हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर सेकंड, अध्याय नंबर दूसरा, यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसे हम बोलते हैं मात्रक तथा मापन। तो इस क्लास में हम देखेंगे मात्रकों की पद्धतियां, भौतिक राशियां और उन राशियों के मात्रक। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं एक फेमस वैज्ञानिक है, उन्होंने किस प्रकार से हमें समझाने में कोशिश की कि भौतिक राशियां क्या होती है। तो जो फेमस वैज्ञानिक है उनका नाम है रिचर्ड फेनमैन। ठीक है, रिचर्ड फेनमैन। तो उन्होंने एक चेस की गेम की सहायता से हमें जो भौतिक राशियां हैं उसके बारे में समझाया। तो आज हम एक चेस का गेम खेलते हैं, उसकी सहायता से हम देखते हैं कि हम क्या समझ पाते हैं। तो चेस में क्या होता है, 8x8 का क्या होता है, मापन होता है। एक तरफ 8 ऐसे लाइनें बनानी पड़ेगी हमें इस प्रकार से। ये तो किस प्रकार से देखते हैं कि हम कि एक चेस का गेम खेलते हैं आज, तो उसकी सहायता से फिजिक्स को समझेंगे। तो चेस में क्या होता है, हाथी घोड़े ऊंट वजीर राजा, हाथी घोड़े ऊंट वजीर ऐसे होते हैं। इधर भी एक तरफ हाथी घोड़े ऊंट वजीर ये सब होते हैं, और इधर होते हैं प्यादे। ये हो गए प्यादे जो चलते तो सीधे सीधे हैं लेकिन मारते कैसे हैं, टेढ़ा मारते हैं। तो ये इनकी बात हमने देखी। और इस गेम को खेल रहा कौन है, इसको दो बंदे खेल रहे हैं। ठीक है, एक तो खेल रहे हैं राम, दूसरे श्याम। तो दो विद्यार्थी हैं, वो इस गेम को खेल रहे हैं। और इधर है एक प्यारी सी गुड़िया जो है, जिसका नाम है हर्षाली। ठीक है, यहाँ पे हर्षाली है, वो इस गेम को देख रही है और उसके हाथ में एक क्या है, फोन है। और यहाँ पे हर्षाली की मम्मी इस जो हर्षाली इस गेम को देखेगी, और वो गेम को देख के हर्षाली की मम्मी को हर्षाली क्या बताती है कि ऐसे ऐसे ये चालें चली जाती है। ठीक है, तो उसकी मम्मी के पास भी क्या है, फोन है, और मम्मी का नाम है बसंती। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा। तो अब देखिए कि जैसे ही राम ने एक गोटी इधर चली, ठीक है, तो इन्होंने हर्षाली ने देखा, तुरंत देखा कि ये प्रक्रिया हो रही है कि जो प्यादा होता है वो एकदम सीधा सीधा चलता है। तो हर्षाली ने मम्मी को फोन किया कि मम्मी ये एक तरीके से नियम है कि जो प्यादा होता है वो क्या चलता है, सीधा चलता है, ये क्या है, लो है। ठीक है, और फिर इन्होंने भी अपना एक प्यादा चला। ठीक है भाई, फिर उन्होंने क्या किया, राम की बारी आई तो राम ने मान लो क्या चला, घोड़ा चला। घोड़ा क्या चलता है, घोड़ा चलता है 2.5 कदम, ले 1 2 2.5। ठीक है, तो ये देख के हर्षाली ने कहा कि अच्छा ये घोड़ा 2.5 कदम चलता है। तो ये तुरंत सूचना अपनी मम्मी को हर्षाली ने दे दी। इसी प्रकार से इन्होंने अपना क्या चला, ऊंट चला। ऊंट चलता है टेढ़ा। तो ये आश्चर्य की बात हुई, ये हर्षाली ने देखा कि ऊंट टेढ़ा चलता है। तो ये चीज वापिस अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी ये नियम है कि ऊंट टेढ़ा चलता है। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारी जो प्रक्रिया हुई वो हर्षाली ने देखी और तुरंत अपनी मम्मी को बता दिया। ठीक है, इस प्रकार से ये जो एक तरीके से यहाँ पे जो घटनाएं हो रही है उसमें बसंती जो हर्षाली है उसको जानने में क्या लगेगा, अगर यह जान पाएगी पूरी प्रक्रिया नहीं जान पाएगी, जो चेस की पूरी प्रक्रिया नहीं जान पाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें तो अनंत प्रक्रिया बन रही है कि आपकी जो उपस्थिति है, गोटियों की उपस्थिति है, उसके हिसाब से हम चाले चलेंगे। वो तो अलग अलग स्थिति में अलग अलग उपस्थिति हो सकती है। तो इस प्रकार से फिर क्या हुआ, एक दाव आया और जो प्यादा था उसने, और इधर वाले जो शाम का प्यादा था वो इधर आ गया और राम ने इसके प्यादे को ऐसे मार दिया। तो फिर हर्षाली ने कहा ये तो अजीब बात हुई, ये नई चीज है कि हमने जो इसकी मम्मी है उनको, हर्षाली ने ये बताया कि प्यादा चलता तो सीधा है लेकिन मारता टेढ़ा है। तो हमने जो पहले जो नियम लिया था उसमें थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब असली चीज समझते हैं। ये जो प्रक्रिया है इसे हम बोलते हैं नेचर, जिसे हम बोलते हैं प्रकृति। ठीक है, ये होगी प्रकृति। और इस प्रकृति को बनाने वाले को हम क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट, यानी एक तरीके से निर्माणकर्ता, जो एक तरीके से आप बोल सकते हो भगवान। ठीक है,
आर्किटेक्ट हो गए। और ये जो हर्षाली है, ये है हमारे वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट। और ये जो है, ये है हम एक तरीके से वर्ल्ड यानी एक तरीके से सामान्य नागरिक। तो ये प्रक्रिया हुई। इसी प्रकार से जो वैज्ञानिक है, जो ऑब्जर्वर है, वो हमें इस प्रकृति के अंदर जो जो घटनाएं घटित हो रही है उनको देखते हैं और उनसे संबंधित जो नियम है वो हमें बताते हैं। और अगर किसी परिस्थिति में कुछ नियम में परिवर्तन करना पड़ जाए तो उन परिवर्तनों को भी ये बताते हैं कि हमने जो पहले नियम बताया था उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। तो फिर उसको कोई दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, उस नियम को बदलने की कोशिश करते हैं या थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। तो ये है हमारा प्रकृति, ये है हमारी नेचर, और ये है नेचर के निर्माणकर्ता, और ये है हमारे साइंटिस्ट, और हम हैं जो सामान्य लोग इस धरती पे रह रहे हैं और जो वैज्ञानिकों के बताए गए जो नियम है उन्हें हम समझ रहे हैं। अब वैज्ञानिकों ने नियम तो बताए, लेकिन बताने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता है, किसी किसी भाषा की आवश्यकता है, किसी किसी लैंग्वेज की आवश्यकता है। तो उस लैंग्वेज को हम किस तरीके से बोलते हैं, उसी लैंग्वेज के लिए हम यूज करते हैं भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटी। किसी न किसी माध्यम की सहायता से हम बता सकते हैं ये नियम को। तो भौतिक राशियां हैं, जैसे मान लो द्रव्यमान, वेग, समय, ये सब क्या है, भौतिक राशियां हैं। तो जो भी प्रकृति की घटनाएं घटित हो रही है उनको समझाने के लिए इन भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। तो हम रिचर्ड फेनमैन सर का जो चेस से जो हमने उन्होंने भौतिक राशियों को समझाया था उसको हमने समझा। अब हम देखते हैं जो हमारी भौतिक राशियां हैं वो क्या है, उनकी परिभाषा क्या है और वो कितने प्रकार की होती है। भौतिक राशियां क्या है, जिसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियां होती है फिजिकल क्वांटिटी, यानी वे राशियां जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, सकते हैं या तोल सकते हैं। जैसे द्रव्यमान को हम क्या कर सकते हैं, हम तोल सकते हैं, लंबाई को नाप सकते हैं, समय का हम पता लगा सकते हैं। तो ये सभी भौतिक राशियां कहलाती है, यानी वे राशियां जिन्हें नापा जा सकता है या तोला जा सकता है। या हम ऐसे बोल सकते हैं जो जो फिजिक्स के जो नियम है उनको बताने के लिए जिन राशियों की आवश्यकता होती है उन्हें हम बोलते हैं भौतिक राशि। और किसी भी भौतिक राशि जिसे हम बोल रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, उसको बताने के लिए हमें दो मान की आवश्यकता होती है। एन का मतलब है यहाँ पे संख्यात्मक मान, एन का मतलब है संख्यात्मक मान, और यू का मतलब है मात्रक यानी यूनिट। संख्यात्मक मान कोई संख्या होनी चाहिए और उस भौतिक राशि का मात्रक होगा, तब उस भौतिक राशि के बारे में हम पूरी पूरी जानकारी दे सकते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसका द्रव्यमान हमें बताना है, तो उसका द्रव्यमान मान लो कितना है, 60 kg। तो यहाँ पे 60 क्या है, यहाँ पे 60 है संख्यात्मक मान, और यहाँ पे केजी क्या है, किलोग्राम क्या है, ये है मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि को बताने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए कोई ना कोई संख्या, और फिर उस भौतिक राशि का मात्रक चाहिए। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति है जिसकी हमें क्या बतानी है, मान लो लंबाई बतानी है, वो है मान लो 6.2 फीट का, ठीक है, इतना है। तो ये 6.2 क्या है, ये है संख्यात्मक मान, और एक तरीके से फुट क्या है, उसकी जो भौतिक राशि है लंबाई, उसका क्या है, मात्रक है। तो इस प्रकार से किसी भी भौतिक राशि को बताने के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए संख्यात्मक मान, दूसरा क्या चाहिए, मात्रक चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि भौतिक राशि के प्रकार कितने हैं, कि भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है। तो भौतिक राशियों के प्रकार की बात करें तो भौतिक राशियों को तीन प्रकार में विभाजित किया गया है। पहली है मूल राशियां, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरी है व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां जिसे हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटी। और तीसरे प्रकार की है पूरक राशियां, जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो ये तीन प्रकार की राशियां हैं। जो मूल राशियां हैं उनको सात राशियों में, जो सात राशियां हैं उन्हें मूल राशियों में विभाजित किया गया। यानी मूल राशियों की परिभाषा अगर हम बोले तो मूल राशियों को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जिन्हें
नापने या तोलने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें बोलते हैं मूल राशियां। जैसे लंबाई है, तो किसी व्यक्ति की लंबाई नापने के लिए उसके द्रव्यमान की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से द्रव्यमान है तो द्रव्यमान नापने के लिए हमें लंबाई की आवश्यकता नहीं है। तो ये है जो मूल राशियां, ये 7 प्रकार की मूल राशियां हैं। और उन 7 प्रकार की मूल राशियों के ही क्या है, 7 मात्रक है, उनके 7 क्या है, प्रतीक है, वो देखेंगे। तो जो मूल राशि है उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, 7 भाग है, यानी 7 प्रकार की मूल राशियां होती है। इन्हें व्यक्त करने के लिए, नापने के लिए, इन्हें तोलने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। पहली भौतिक राशि है लंबाई, ठीक है। और दूसरी भौतिक राशि है द्रव्यमान, मूल राशियों की बात कर रहे हैं। तीसरी भौतिक राशि है समय। चौथी भौतिक राशि है ताप। पांचवी भौतिक राशि है ज्योति तीव्रता, तीव्रता। और छठी भौतिक राशि है विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं सातवीं भौतिक राशि है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 भौतिक राशियां हो गई। और इन 7 भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए 7 ही मात्रक है। और 7 मात्रक कौन से है, एसआई पद्धति में, ठीक है। एसआई पद्धति में हमारे 7 मात्रक है। तो ये एसआई क्या होती है, इसे समझते हैं पहले। देखो, शुरुआत में 3 प्रकार की पद्धति थी। एक तो थी सीजीएस, दूसरी थी एमकेएस मात्रक पद्धति, तीसरी थी एफपीएस, ठीक है। तो सीजीएस का मतलब है हम लंबाई किस में नापेंगे, सेंटीमीटर में नापेंगे लंबाई। और द्रव्यमान किस में नापेंगे, द्रव्यमान नापेंगे ग्राम में, और समय नापेंगे सेकंड में। एमकेएस का मतलब है लंबाई मीटर में नापेंगे, द्रव्यमान किलोग्राम में नापेंगे, और हम नापेंगे समय सेकंड में। इसी प्रकार से एफपीएस है, एफ का मतलब फुट, यानी लंबाई नापते हैं फुट में। और पाउंड, पी का मतलब पाउंड है, पाउंड है द्रव्यमान। जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई में जब कोई रेसलर आते हैं तो वहाँ पे एक मोहतरमा ये बोलती है कि इनका वजन इतना पाउंड है, तो वहाँ पे अमेरिका वाले पाउंड का यूज करते हैं। और समय किस में नापेंगे, सेकंड में नापेंगे। तो ये पद्धति हुई। और ये पद्धति हुई तो ये 3 प्रकार की पद्धति होगी, ठीक है। तो वैज्ञानिकों के सामने एक समस्या पैदा हो चुकी कि भाई कोई कह रहा है मैं सेंटीमीटर में लंबाई नापूंगा, कोई कह रहा है मैं मीटर में नापूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो समस्या पैदा हो चुकी, इस समस्या का समाधान किया 1960 में, 1960 में, ठीक है। तो 1960 की बात करें तो उस समय जो अंतरराष्ट्रीय माप एवं बाट की जो महासभा थी वो बैठी, और उन्होंने एक समाधान निकाला कि भाई इस प्रकार से कोई देश कह रहा है कि ना मैं इस मात्रक पद्धति में नापूंगा, कोई दूसरा देश कह रहा है मैं इस मात्रक पद्धति में नापूंगा। तो सबका समाधान करके एक जो एमकेएस मात्रक पद्धति है उसका संशोधित एवं परिवर्तित रूप निकाला, कौन सी, एसआई पद्धति। तो अब हम जो भी मात्रक लिखेंगे वो होंगे एसआई पद्धति में। आपकी 11वीं और 12वीं में जो भी मात्रक आएंगे वो एसआई पद्धति में आएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर दे दे, ग्राम दे दे, सेकंड दे, तब अलग बात है। लेकिन हम कोई भी भौतिक राशि है उसका मात्रक एसआई पद्धति में ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये हुई हमारी पद्धतियों के बारे में जानकारी। अब देखते हैं आगे। तो एसआई पद्धति की बात करें, एसआई पद्धति की बात करें, पद्धति थोड़ा ठीक लिखना है। एसआई पद्धति की बात करें तो आप लंबाई किस में नापोगे, लंबाई नापोगे मीटर में। इसका प्रतीक क्या होगा, प्रतीक यानी सिंबल, इसका प्रतीक होगा एम, ठीक है। मीटर का प्रतीक होगा एम। द्रव्यमान किस में नापोगे, द्रव्यमान नापोगे आप किलोग्राम में, किलोग्राम में नापेंगे। और इसका जो प्रतीक होगा वो क्या होगा, केजी होगा। समय, समय किस में नापोगे, सेकंड में। और सेकंड के लिए हम क्या लेंगे, एस लेंगे, या आप एस ई सी भी ले सकते हो। ताप किस में नापोगे, केल्विन में, ठीक है। केल्विन नापेंगे तो केल्विन का प्रतीक चिन्ह क्या है,
ये है ज्योति तीव्रता है। ज्योति तीव्रता को हम कहते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। और ये किस में नापेंगे, आप कैंडेला में नापोगे, यानी इसकी ऐसे पद्धति कौन सी है, कैंडेला, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं सीधी से। फिर विद्युत धारा, और विद्युत धारा इसमें नापते हैं एम्पियर में नापते हैं, एम्पियर। और एम्पियर का जो प्रतीक चिन्ह है, सिंबल क्या है, ए है। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को हम कहते हैं किस में नापेंगे, मोल में नापेंगे, और मोल का क्या है प्रतीक चिन्ह, MOL, मोल ही है। तो ये हमारे पास हो गई 7 प्रकार की भौतिक राशियां हो चुकी, मूल राशियां। अब हम देखते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा ये है कि वे भौतिक राशियां जिन्हें मापने या तोलने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है, तो उन प्रकार की राशियों को हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। मूल राशियों के मात्रक को हम मूल मात्रक बोलेंगे, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। परिभाषा हमने देख ली, इन्हें नापने तोलने के लिए क्या चाहिए, अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता चाहिए। जिस प्रकार से मान लीजिए कि क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल एक क्या है, व्युत्पन्न राशि है, और इसे नापने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा मात्रक उपयोग लेते हैं, एक तरीके से मीटर स्क्वायर लेते हैं। तो मीटर में देखो 1 मीटर हो गया, फिर दूसरा मीटर हो गया, है ना, यानी मीटर इंटू मीटर, यानी 2 भौतिक राशि होगा, जो 2 मूल राशि है उनका गुणा है। अगर व्युत्पन्न राशि की आप परिभाषा ऐसे भी दे सकते हो कि व्युत्पन्न राशि वे राशियां होती है जो एक तरीके से मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, ठीक है, और उनके मात्रक भी मूल राशियों के जो मात्रक है उनसे मिलकर बने होंगे। अब जैसे मान लो कि वेग ले लो, वेग, तो वेग क्या है, वेग को बताने के लिए हमें 2 भौतिक राशि चाहिए। एक तो चाहिए विस्थापन, दूसरा क्या चाहिए, समय चाहिए। विस्थापन में समय का भाग दोगे तो 2 राशियों का अनुपात वेग के बराबर हो रहा है, यानी एक तरीके से इस वेग को निकालने के लिए 2 भौतिक राशियां चाहिए, ठीक है। और इसका अगर मात्रक की बात करें तो विस्थापन यानी दूरी किस में नापोगे, मीटर में नापोगे, और समय किस में नापोगे, सेकंड में नापोगे। ये इसका मात्रक हो गया। अब देखते हैं त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग बटा समय, ठीक है। और वेग का मात्रक अभी हमने देखा था मीटर बट्टा में सेकंड, और बट्टा में सेकंड और आ गया, तो ये हो गया सेकंड। इस प्रकार से मीटर सेकंड की घात 2 होगी, और इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं मीटर सेकंड की घात -2। तो ये त्वरण का मात्रक हो गया, और इसे हम ऐसे बोल सकते हैं मीटर सेकंड की घात -1। ये हो गया इसका मात्रक, वेग का मात्रक। तो अभी हम मात्रक और करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे थे मूल राशियां, मूल राशियों के मात्रक आ गए, यानी मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप में क्या होती है, परिपूर्ण होती है। दूसरा व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की जो मान है उनका उपयोग करके हम व्युत्पन्न राशियों को प्रदर्शित कर सकते हैं, और व्युत्पन्न राशि के जो मात्रक है वो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। तो ये कुछ मात्रक हो चुके। अब हम देखते हैं पूरक राशियां। तो पूरक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। पूरक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, पूरक राशियां 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है समतलीय कोण, ठीक है, दूसरा होती है घन कोण या ठोस कोण। इसको समझते हैं, इसको टॉपिक को हम पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें, नई चीजें आएंगी, ठीक है। तो जो पूरक राशियां हैं वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है प्लेन एंगल, जिसे हम कहते हैं समतलीय कोण, और दूसरी राशि होती है ठोस कोण। ठोस कोण कह दो या कह दो घन कोण, ठीक है। इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं डी थीटा से, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं डी ओमेगा से, ठीक है। इनको प्रदर्शित करने का तरीका है। तो देखो समतलीय कोण के बारे में आपने पहले ही पढ़ रखा है। मान लो ये वृत्त है, वृत्त का है केंद्र, और वृत्त के केंद्र से हमने ऐसे 2 लाइनें खींच दी, तो ये जो एक तरीके से ये दूरी आई है, ये क्या है, वृत्त का चाप है, ठीक है। इस चाप को, छोटा चाप है इसलिए हम छोटी चीज को
प्रदर्शित करने के लिए फिजिक्स में क्या लेते हैं, डी का उपयोग करते हैं, और जो चीज है, जो राशि, उसको एस लिख देंगे। ठीक है, यानी एक तरीके से दूरी तो है, ये दूरी को मतलब एस से बता सकते हैं, और छोटी दूरी इसलिए इसको किसे प्रदर्शित कर दिया, डी एस से। तो छोटी दूरी है तो कोण भी यहाँ पे क्या बनेगा, छोटा बनेगा, और ये वृत्त की क्या है, मान लो त्रिज्या है। आप एक बार के लिए छोटा आर भी ले सकते हैं। तो हमारा जो समतलीय कोण है वो क्या होगा, कोण बराबर क्या होगा, कोण बराबर होगा, यानी डी थीटा बराबर होगा चाप, चाप बट्टी त्रिज्या। ठीक है, यानी डी थीटा बराबर हो जाएगा डी एस बट्टा में आर। ये इसका क्या है, सूत्र है। समतलीय कोण एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि वृत्त के चाप द्वारा, मैं परिभाषा बोल रहा हूँ, वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं समतलीय कोण। उसे हम डी थीटा से प्रदर्शित करेंगे। उसका सूत्र क्या होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण की जगह छोटा कोण इसलिए हमने डी थीटा ले लिया। ठीक है, थीटा कोण को प्रदर्शित करता है, तो छोटा कोण इसलिए डी थीटा ले लिया। एस दूरी को प्रदर्शित करेगा, दूरी छोटी है इसलिए डी एस ले लिया, और वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आर। तो ये हमारा सूत्र आया। अब आपको ये चीज पता होगी कि वृत्त जो पूरा कोण बनाता है, यानी अगर हम इस चाप को एक तरीके से बढ़ा दें, चाप को बढ़ा के हम यहाँ से एक तरीके से ये लाइन खींची, फिर इस लाइन को खींचकर इधर इधर पूरा 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 लेकर आए, तो ये टोटल चाप कितना हो जाएगा, ये टोटल चाप हो जाएगा 2 पाई आर, जिसे हम कहते हैं सर्कमफेरेंस, यानी एक तरीके से परिधि के बराबर चाप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर परिधि के बराबर चाप हो जाएगा तो आप एक काम करो, आप डी थीटा यानी कोण हम निकाल रहे हैं कि एक तरीके से ये जो पूरा कोण बन रहा है इसका मान कितना होता है, ये हम निकाल रहे हैं। तो चाप का मान कितना रख दोगे, चाप आपका कितना आ गया, 2 पाई आर आ गया ना, ये यहाँ से पूरी दूरी कितनी आ गई, 2 पाई आर आ गई, यानी वृत्त की परिधि के बराबर हम चल लिए 2 पाई आर, और बट्टा में क्या है, आर है, आर से आर काटो तो मान कितना आ गया, 2 पाई आ गया। ये एक तरीके से क्या है, 2 पाई रेडियन। ठीक है, यानी आर ए डी। तो जो समतलीय कोण है, यानी प्लेन एंगल है, एक तरीके से कौन सी राशि है, पूरक राशि है, और इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन, जिसे हम हिंदी में भी बोल सकते हैं और रेडियन आर ए डी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो, आपको हमेशा आपने पढ़ा होगा कि वृत्त का जो कुल चाप होता है एक तरीके से, यानी वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी, 2 पाई आर होती है। तो अगर हम वृत्त के परिधि के बराबर चलिए तो कितना कोण बनेगा, आपने हमेशा पढ़ा है कि वृत्त अगर हम पूरा एक चक्कर लगा लेते हैं वृत्त का तो हम 360 डिग्री चल लेते हैं। वो 360 डिग्री आया कैसे, वो 360 डिग्री यहाँ से आया है। ठीक है, इस जो समतलीय कोण है इससे 360 डिग्री आया, क्योंकि 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री। तो ये सूत्र हमारा यहाँ से बना है। ठीक है, ये सूत्र हमारा यहाँ से बन गया। तो ये हमारा हो गया बच्चों कि अगर आप पूरी लंबाई ले लोगे, वृत्त का एक चक्कर निकालोगे, तो आप चाप कितना हुआ, चाप और 2 पाई आर बट्टे में आर का भाग दे रहे हो सूत्र के हिसाब से, तो हमारा कोण कितना बनेगा, 2 पाई रेडियन बनेगा, जो होता है 360 डिग्री। अब हम देखते हैं ठोस कोण, या जो ठोस कोण है, दूसरा जो हमारा पूरक राशि का जो भाग है वो है ठोस कोण। ठोस कोण कह दो, ठीक है, या ऐसा आप कह सकते हो घन कोण कह दो। ठीक है, सॉलिड एंगल भी बोलते हैं इसे। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, डी ओम से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज हुई। अब देखो, हमें एक तरीके से दिमाग में एक तरबूज बनाना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग में हमारे क्या बनाना पड़ेगा, तरबूज बनाना पड़ेगा, और हम लेके आते हैं, 2 मिनट को। ये है तरबूज। ठीक है, और इस तरबूज हम आपको लंबा दिख रहा है लेकिन हमें मानना है गोल है। अब हमने क्या किया, इस तरबूज पर ऐसे मार्कर से एक चौकोर आकृति बना दी, जो आपको शायद दिख रही होगी, चौकोर आकृति बना दी। अब इसी हिसाब से इसको हमें काटना है अंदर की तरफ। इसी हिसाब से हमने काटा तो हमारे पास आकृति क्या बनी, देखिए। तो हमारे पास आकृति इस प्रकार से बनी कि आपने तरबूज जो था उसको इस प्रकार से काट दिया, और इस प्रकार से उसका एक हिस्सा बाहर की तरफ निकाल लिया। अभी खाना नहीं है, इसे खाने वाला काम नहीं करना है। तो ये हमारे पास आकृति बनी। ठीक है, तो कोई गोलाकार वस्तु या कोई गोलाकार कोई आकृति की चीज है,
उसके ऊपर आपने एक तरीके से क्षेत्रफल ले लिया, यानी ये क्या है, हमारा क्षेत्रफल है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, dA से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल आपने ले लिया और उस क्षेत्रफल के हिसाब से आप उस गोले के केंद्र तक इसको काटते चले गए और ये हिस्सा बाहर निकाल लिया आपने। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ये है एक तरीके से गोले की त्रिज्या त्रिज्या है, और ये जो कोण बन रहा है ये हमारा क्या होता है, ठोस कोण या घन कोण, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं डी ओम से। आपने सॉफ्टी खाई होगी, सॉफ्टी वाली, है ना, बहुत स्वाद होती है सॉफ्टी, ये इस तरीके सॉफ्टी होती है, ये हो गया। तो ये जो एक तरीके से कोण यहाँ पे बनता है यही होता है ठोस कोण या घन कोण। जो समतल कोण है वो तो हमारा 2D आकृति का है। ठीक है, वर्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र बनने वाला कोण क्या होगा, समतलीय कोण होगा। लेकिन किसी गोलाकार वस्तु द्वारा अगर उस पर हम क्या ले ले, उसका कोई छोटा क्षेत्रफल ले ले, उस क्षेत्रफल द्वारा उस गोलाकार वस्तु के जो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, ठोस कोण कहलाएगा, घन कोण कहलाएगा, जिसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हुआ, और इसका देखो सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र ये होता है कि जो ठोस कोण है या घन कोण है उसका सूत्र हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठोस कोण या घन कोण, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका क्या होता है कि एक तरीके से ठोस या गोले का क्षेत्रफल, ठीक है, गोले का क्षेत्रफल, जो आपने क्षेत्रफल लिया है उसका मान ले लो, और बट्टे में क्या देना पड़ेगा, हमें बट्टे में देना पड़ेगा गोले की त्रिज्या का वर्ग, यानी गोले की रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पे गोले यानी आपका सर्किल का क्या लेना है, एरिया लेना है, ऊपर आ जाएगा सर्किल का एरिया और भी नीचे क्या आ जाएगा, जो सर्किल की रेडियस है उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, यानी गोले की त्रिज्या का वर्ग। ठीक है, तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, गोले का क्षेत्रफल हमने क्या लिया, डी ए ले लिया, ए एरिया, एरिया किसको प्रदर्शित करता है, क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, छोटा एरिया से हमने डी ए ले लिया, और गोले की त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या का वर्ग का मतलब आपने जो त्रिज्या ले रखी आर ले रखी है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो हमारे पास सूत्र क्या आ गया, डी ओम बराबर डी ए बटा आर की स्क्वायर, ये सूत्र आ गया। और मात्रक क्या आएगा, उसमें आया था रेडियन मात्रक, इसमें आएगा स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन को हम एस आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा भौतिक राशि हुई ठोस कोण या घन कोण। इस भौतिक राशि का जो मात्रक है वो क्या हो गया, वो है स्टेरेडियन, या हाँ इसे स्टेरेडियन बोलते हैं, जिसे एस आर से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गई बच्चों चीज। अब देखो एक रोचक चीज है, रोचक चीज क्या है, अगर हम ये मान लें कि हमारे पास जो गोला है उस पूरा गोला गोले के केंद्र पर कितना कोण बनाता है, कितना ठोस कोण बनाएगा, वो मान निकालते हैं। पूरा गोला गोले के केंद्र पर कितना ठोस कोण बनाएगा, कितना जो कोण बनाएगा वो निकालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके हमें इस सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, कि जो अब हमें क्षेत्रफल पूरा लेना पड़ेगा। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, और बट्टे में क्या है आर स्क्वायर, तो इसको इससे काटो, यहाँ पे क्या आ गया 4 पाई स्टेरेडियन आ गया। ठीक है, 4 पाई क्या आ गया, स्टेरेडियन आ गया, इसे हम एस आर से प्रदर्शित करते हैं। अब आप ये बताओ ये 4 पाई क्या होता है, 1 पाई का मतलब होता है 180, उसको 4 से गुणा करो कितना हो जाएगा 720 डिग्री, यानी 4 पाई बराबर होता है 720 डिग्री। और यही आपने पढ़ा है कि गोले के केंद्र पर पूरे गोले द्वारा जो कोण बनता है वो कितना होता है 720 डिग्री होता है। और वो 720 डिग्री आया कैसे, आया इस सूत्र से, डी ओमेगा, यानी एक तरीके से कोण, ठोस कोण या घन कोण बराबर लिया गया क्षेत्रफल बटा जो एक तरीके से गोला है उसकी त्रिज्या का वर्ग, और पूरा आपने क्षेत्रफल ले लिया तो 4 पाई आर स्क्वायर बट्टे में आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई स्टेरेडियन आ गया। तो ये है हमारा बच्चों लेक्चर पहला कंप्लीट हो चुका है, जो हमारा मात्रक और मापन का जो पार्ट था उसका। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो हमने जो चीज़ पढ़ी है वो एक तरीके से हम आपको समझाने में कामयाब हो पाए हैं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में
जहाँ पे हम देखेंगे डायमेंशनल और डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसे हम कहते हैं विमा एवं विमीय सूत्र।